बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम बात करेंगे कि एनेस्थीसिया बेसिकली एक डिपार्टमेंट है जो आप किसी भी सर्जरी में जब जाते हैं तो वहाँ पे एक बेहोशी का डॉक्टर होता है जो प्रॉपर आपको किसी भी सर्जरी के लिए सर्जन जब आपको क्वालिफाई करता है उसके बाद फिर एनेस्थीसिया की एक राय ली जाती है, फिर देखा जाता है कि इसकी सर्जरी के अकॉर्डिंगली क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी तरह रेमाटोलॉजी एक फील्ड है जहाँ पे हम देखते हैं कि जॉइंट के जो मसाइल होते हैं, ज़्यादातर लोग आर्थोपेडिक सर्जरी के पास जाते हैं, फौरी तौर पर रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं, या वो उसको ऑपरेशन को ही वो समझते हैं कि हड्डियों के डॉक्टर सिर्फ ऑपरेशन ही करते हैं। इन सारे मामलात पर भी आज हम बात करेंगे कि आपके जॉइंट के अंदर अगर कोई सोजिश है, जॉइंट में पेन रहता है, या जॉइंट का कोई पोस्टर अगर चेंज हुआ है, या वहाँ पे दर्द रहने की वजूहात क्या होती है, दर्द को मेडिसिन से कैसे मैनेज किया जा सकता है, कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और कब जो है वो हम उसको दवाइयों से ही मैनेज कर सकते हैं, और जॉइंट ख़राब होने की वजूहात क्या होती है, आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज किया जा सकता है। इन सारे मामलात पर आज हम अपने इस प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जिन मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट फेमस शख्सियात को मैंने दावत दे रखी है वो मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर ज़ैनब यूनुस जो कि कंसल्टेंट एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि वो नशे के डॉक्टर होते हैं, यानी आम जुबान में लेमैन की बात अगर हम करें तो वो एनेस्थीसिया को उनको समझाने के लिए कि आपके ऑपरेशन की प्रिपरेशन, फिर उसके मुताबिक आपकी सर्जरी को किस तरह करना होता है, एनेस्थीसिया का उसमें क्या रोल होता है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, और हमारी ऑडियंस के लिए कुछ सवाल जवाब होंगे वो हम आगे जाके आपसे करेंगे। थैंक यू सो मच, इट्स प्लेजर टू बी। इनके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस कंसल्टेंट रेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर आसिफ इस्लाम साहब, जो कि हमारे कॉलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं। तो सर से भी जब हम बात करेंगे तो जॉइंट्स के मुतल्लिक़ करेंगे। सर चूँकि कंसल्टेंट रेमाटोलॉजिस्ट हैं और जॉइंट के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं और लाहौर में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है और इसके अलावा ट्रस्ट हॉस्पिटल में भी है। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहता हूं कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भाभी से आगाज़ करूं। लेडीज़ फर्स्ट पे कर दें। तो डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ज़ैनब यूनुस से आपने कंसल्टेंट एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट बनने तक का जो सफ़र है, इसमें आपको क्या हर्डल्स आई, किस तरह आपने यहाँ तक पहुँची? ओके, सो आई वुड स्टार्ट डेफिनेटली जैसे जर्नी स्टार्ट होता है सिंस वेरी बर्थ। आपको पता है हमारी यूजुअली जेनेरिकली यही हमारी नेशन में ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होता है कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो बचपन से ही पेरेंट्स ने जैसे इनकलकेट कर दिया कि अब्बा का ख्वाब था तो उन्होंने कहा चलो मैं सबसे बड़ी बेटी तो जी डॉक्टर ही बनना है। ठीक है। तो बस बचपन से सुना ही है कि डॉक्टर बनना है, तो बस उस तरफ चल पड़े। Then moving on to metric and then FSC, I did FSC from Kanad College, and then my MBBS is from Ilham Iqbal Medical College. And while doing my house job, so I did 4 rotations जैसे house job में routine में होती हैं। So during those rotations like medicine, surgery, there was ENT and pulmonology. So I realized that I am more inclined toward a field जिसमें जो immediate relief वाली बात हो। So मुझे वो चीज़ ज़्यादा fascinate करती है कि जिसमें patient को जो है ना वो immediate relief मिल सके। मूविंग ऑन टू दैट, उसके बाद जब आई फर्दर एक्सप्लोर्ड, क्योंकि ड्यूरिंग MBBS यू डोंट हैव एनी एक्सपोजर विद द डोमेन ऑफ एनेस्थीसिया। सो वाइल डूइंग माई सर्जिकल रोटेशन उसी टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा देयर इज समबडी हु इज़ बिहाइंड द कर्टन्स एंड दे आर प्लेइंग मोर इम्पॉर्टेंट रोल देन द सर्जिकल टीम, बिकॉज दे आर द वन हु आर केटरिंग यू ड्यूरिंग द सर्जरी, दे आर मैनेजिंग ऑल द कॉम्प्लिकेशंस एंड एवरीथिंग. So that was the time I realized that maybe I want to do something as an intensivist or as an anesthetist. Then I moved with my training. I did my training from Lahore General Hospital with Professor Dr. Jawdat Salim. He's one of the famous names. So I did my DA from there. Then I did a lot of certifications in regional anesthesia and pain management. And currently I'm working in Mayo Hospital as a senior reg. Now my journey of fellow anesthesia is almost about to end in the next 4 months. So Excellent. this is how I, landed here. ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको हेल्थ स्पेशल में बैठ के क्या फीलिंग्स आई?
I'm very obliged actually. The point being is, general population में there is no awareness about anesthesia. वही आप वाली बात जैसे आपने बताया, नशे के डॉक्टर लोग इस बात पे मजाक बनाते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो इस बात को जैसे हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो लोग उनको कहते हैं ये पागलों का डॉक्टर है, बिल्कुल. एंड द पॉइंट बीइंग कि लोगों को इस चीज़ की पेचीदगियों का अंदाज़ा ही नहीं है कि एनेस्थीसिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल है. एंड बहुत सारे लोग ये समझते ही नहीं है कि डॉक्टर होते हैं जो कि एनेस्थेटिस्ट होते हैं. ऐसे ही सो उनके जहन में ये आइडियोलॉजी ही नहीं है कि वी आर ऑल्सो डॉक्टर्स एंड this is the most specialized domain as a physician. आप अगर in the overall world you go over and you review, so the anesthetists are the most overrated physicians, because abhi currently 2 days before it was the World Anesthesia Day, and out of the research from America and UK, they said the physicians who played the most critical role in reducing the mortality, they are the anesthetist. So I think it's a very good platform. I'm very obliged again. I'm very thankful to you, to bringing into light to this domain, so that लोगों को समझ में आए कि अच्छा जी बेहोशी वाले का क्या किरदार है. अच्छा, जो हमारी अभी नई आने वाली जनरेशन है, जो एचओज होते हैं, आगे किसी स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या रिकमेंड करती हैं कि उनको एनेस्थीसिया में जाना चाहिए? द रिकमेंडेशन, मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि फोर्सफुली जाए. करना वो चाहिए जो आपको दिल से अच्छा लगे. ठीक है. एनेस्थीसिया इज़ अ वेरी गुड फील्ड. ठीक है. इट्स वेरी रिवॉर्डिंग और बहुत चैलेंजिंग है. इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड कि आप एक टाइम पे मरीज को पूरा यू आर गिविंग देम स्लीप just like death, and then you are waking them up. तो जिन लोगों को थ्रिल का शौक है, they should definitely join anesthesia. So it's like adrenaline rush. You are always standing on a cortisol bomb. तो I think those who जिनको शौक है इस चीज़ का, वो definitely join करें. But again I would recommend कि किसी को भी कोई चीज़, because it's a lifelong thing. तो आपने पूरी ज़िंदगी साथ लेके चलनी है. आपका जो प्रोफेशन है, it's not going to stay with you for a day or two. It's going to stay with you till your death. तो आप वो चीज़ चूज़ करो जिसमें आप खुश हो, बिकॉज जो चीज़ आप खुश होकर करते हो उसमें आप अच्छा डिलीवर करते हो, आपकी एक्सेलेंस भी आती है. बट एज पर फील्ड की बात करें तो इट्स अमेजिंग. द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड क्रिटिकल एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, पेन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट. नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड द पेन फ्री थिंग्स. तो द पेन वाला जो पूरा डोमेन है, दैट कम्स अंडर एनेस्थीसिया. तो जिन लोगों को पेन करने का शौक है, दे शुड जॉइन इट. ओके, एक्सीलेंट. डॉक्टर साहब, हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे. डॉक्टर आसिफ इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सर, हमने जब फर्स्ट सेशन किया था तो उसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें कवर की थी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है उसको रेमेटोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? अच्छा, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारी आवाम को जो है ना, वो अभी तक रूमेटोलॉजी का पता ही नहीं है. रूमेटोलॉजिस्ट है कौन? ठीक है. तो आवाम के लिए मैं बेसिकली सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि रूमेटोलॉजिस्ट, जिस तरह से हर फील्ड में 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक सर्जरी के डॉक्टर्स होते हैं और एक वो जो मेडिसिन से ट्रीट करते हैं. तो हम रूमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स हैं जो कि जोड़ों की जो दर्दें होती हैं, जोड़ों में सोजिश आ जाना, जोड़ों में दर्द है, उसमें पट्ठों का खिंचाव है, कमर दर्द है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो ये पट्ठों से अमराज और जो जोड़ों के अमराज हैं, उनका जो मेडिसिन के ज़रिए इलाज किया जाता है उस वो रूमेटोलॉजी के डोमेन में आता है. और ख़ासतौर पे ऑटोइम्यून डिजीज़ जो होती हैं, जैसे गैंठिया का मर्ज़ है, वो सारी चीज़ें जो है ना रूमेटोलॉजी में आती हैं. ठीक हो गया. सर, जैसे गैंठिया का हमने जिक्र किया, गैंठिया होने की वजूहात आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र से ज़्यादा हम जो है ना, जो रिकमेंडेशंस हैं, जो दुनिया में जिस चीज़ पे रिसर्च हो चुकी है, उसमें ज़्यादातर जो है ना वो जेनेटिक्स हैं. ख़ास तौर पे आपके पेरेंट्स में किसी को है या बड़े बुजुर्गों में से किसी को रहा हो बीमारी, उनमें ज़्यादा होता है. लेकिन ये 100% नहीं है. ठीक. लाजमी नहीं कि आपके पेरेंट्स में नहीं है तो आपको हो नहीं सकता. ठीक. इस पे रिसर्च चल रही है क्योंकि इसमें बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी रोल आता है. ठीक. उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कुछ इन्फेक्शंस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है. कुछ बैक्टीरिया है कि जो किसकी इन्फेक्शन हो जाए, पेट ख़राब हो गया, कुछ छाती की इन्फेक्शन हुई, गला ख़राब हुआ, उसके बाद जो है ना ये आर्थराइटिस हो जाता है. उसके अलावा जो है ना कुछ वैक्सीन हैं. अक्सर ये कोविड की जब वैक्सीन हुई थी उसके बाद बहुत ज़्यादा ये एक सर्ज आई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई थी ये. उसके अलावा बाज़ वक़्त कभी कुछ सर्जरी होती है. अक्सर हमारे पास ख़वातीन आती हैं कि जी हमल हुआ, डिलीवरी हुई, उसके बाद से जो है ना गैंठिया का मर्ज़ शुरू हो गया. उसमें बाज़ वक़्त ये जो सर्जरी होती है उससे हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो गई, कोई किसी किस्म की बाज़ वक़्त ये चीज़ें होती हैं. दुनिया में एक चीज़ रिसर्च ये भी चली कि जितने डेवलप कंट्रीज़ हैं ना, उनमें ये गैंठिया का मर्ज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान. जिसमें उनका है कि मे भी ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, इसका भी कुछ ना कुछ रोल है, जिस पे अभी तक कोई ऑथेंटिक स्टडीज़ नहीं है, लेकिन ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से भी ट्रिगर होता है. ठीक हो गया. अच्छा सर जी, हमारे मुल्क समेत दुनिया में अगर देखें तो रेमेटोलॉजिस्ट की जो शॉर्टेज है,
इसकी क्या वजूहत है? लोग चूँकि इस तरफ क्यों नहीं आना चाहते, या रेमेटोलॉजिस्ट कम क्यों हैं? रूमेटोलॉजी में फील्ड में लोग आना कम नहीं चाहते, लोग अभी आ रहे हैं। हमारा बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान में ये डोमेन बहुत लेट आई है, दुनिया में भी बहुत वैसे लेट आई, बहुत इमर्जिंग फील्ड है, अभी नई नई डेवलप हुई है। पाकिस्तान में ये तकरीबन 2004-05 के बाद जाके स्टार्ट हुई, उससे पहले हमारे पास मुश्किल से कुछ 4-5 रूमेटोलॉजिस्ट थे। अब काफ़ी ज़्यादा रूमेटोलॉजिस्ट आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारी आवाम में जितनी ज़्यादा हमारी आबादी हो चुकी है उसके हिसाब से रूमेटोलॉजिस्ट कम है। पूरे मुल्क में तकरीबन 120 या 125 के करीब है टोटल रूमेटोलॉजिस्ट। इसलिए वो लोगों को हम किसी की सिफारिश भी करें तो उनको नंबर नहीं वो मिलता। उनमें से भी ज़्यादा जो है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो मेन हब है, हमारे सेंटर्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर्स मिलते हैं। बाकी छोटे मोटे जो हमारे कस्बे हैं, देहात हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल है ही नहीं लोगों को अवेयरनेस। अभी तो लाहौर में जो है ना लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं आ रही, लोगों को ये नहीं पता चला रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनको ये नहीं पता कि हमारे नज़दीक में कोई रूमेटोलॉजिस्ट बैठता भी है। तो ये फील्ड अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है, लोगों को अवेयरनेस हो रही है। और ये आपके प्रोग्राम की बदौलत हम आवाम के लिए बताना चाहते हैं कि रूमेटोलॉजी ये डोमेन है जिसमें आपको अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको रूमेटोलॉजी वालों से डिस्कस करना होता है ये चीज़ें। ठीक हो गया जी डॉक्टर ज़ैनब, अभी तो हमने पहले तो स्टार्ट लिया आपसे, तो अब हम ये जो पेशेंट होते हैं ना उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर डेली बेसिस पे मैं भी सैकड़ों मरीजों का मुआयना करता हूँ, आप लोगों की नज़र से भी लोग गुजरते होंगे। पेशेंट की एक कंप्लेन ये होती है कि सी सेक्शन में करवाया, डॉक्टर ने मैंने जरा बेहोशी का टीका लाया, उसके बाद मेरी कमर में दर्द नहीं जाती। तो क्या उस टीके का कमर दर्द के साथ कोई लिंक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल एक मिथ है जिसको शदीद तरीके से तोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जो हम लोग कमर में जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके लिए जो हम सुई इस्तेमाल करते हैं, वो सुई आपकी जो है वो जो ब्रानुला लगता है लोगों को, बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में एक आधी बारी ज़रूर आईवी ब्रानुला लगा होगा, उसमें जो सबसे छोटा साइज़ होता है उसके साइज़ से भी छोटी वो होती है। दैट्स ओनली 27 mm की, 27 mm की वो नीडल होती है। अब आप मुझे ये बताएं कि उस बारीक सी सुई ने जिसने सिर्फ हल्का सा टिश्यू को पिर्स करना है, गुजरना है उसमें से और वापस आ जाना है, वो क्या डैमेज कर सकती है? एक सिंपल लॉजिक से एक्सप्लेन करने की बात है। मेरे जो पेशेंट्स अक्सर मेरे पास जो फीमेल खवातीन मेरे पास आती है सी सेक्शन के लिए, उनका भी और ख़ास तौर पे उनके साथ जो बुजुर्ग खवातीन होती हैं उनका ये ज़रूर इसरार होता है कि नहीं जी हमने कमर में टीका नहीं लगवाना, फ़लाने हमारे जानने वाले ने लगवाया था तो उसके बाद से तो उसकी कमर में दर्द ठीक नहीं। असल में मसला ये है कि हमारी मोर देन 90% पॉपुलेशन कैल्शियम डिप्लीटेड है। ठीक है, हमारी डाइट में, ठीक है, जितनी भी फीमेल्स हैं वो हमल के दौरान जो है ना वो विटामिन मल्टीविटामिन्स लेती हैं। आधा टाइम पता ही नहीं है कि कंसेप्शन हो गई है, कहाँ तक पहुँच गई है, कब गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, किस टाइम पे कौन से मल्टीविटामिन। सो ऑलमोस्ट फिर डाइट हमारी जिस तरह की है उसकी वजह से एवरीबडी इज़ डेफिशिएंट। तो बहुत ज़्यादा जो फीमेल्स हैं वो ऑस्टियोपोरोटिक होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पोस्चर्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि हम एबनॉर्मल पोस्चर्स में काम कर रहे होते हैं, सिटिंग पोस्चर्स हमारे ठीक नहीं हैं। काम जैसे वर्किंग वुमेन है वो ऑफिस में काम कर रही हैं तो बैठने का तरीका ठीक नहीं है उनका, या घर पे भी काम कर रही हैं तो उल्टे सीधे बच्चे को उठाया किसी भी पोस्चर में। तो मोर देन 95% ऑफ द टाइम वो जो पेन, जो कमर दर्द होती है वो उस इंजेक्शन की वजह से नहीं होती है। ठीक है, एक तो जो बात है जो हम इंजेक्शन लगाते हैं वो सिर्फ 2 मिल मतलब मैंने बताया 27 mm की नीडल होती है। दूसरा जो हम उसके अंदर दवाई लगाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 ml दवाई होती है। आप मुझे खुद बताएं कि 1.5 ml की दवाई और एक 27 mm की सुई आपकी कमर का क्या बिगाड़ सकती है? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि एक तो कंसल्टेंट एनेस्थीसिया अगर कोई स्पेशलिस्ट प्रॉपर बंदा लगाएगा तो वो एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन अगर छोटे मोटे सेटअप पे कि जी रूरल एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे टेक्नीशियंस या डिस्पेंसर खुद ही वो इंजेक्ट कर देते हैं, तो क्या इसका भी कोई इफेक्ट हो सकता है? दिस इज अ मैल प्रैक्टिस। ठीक है, दैट नीड्स टू बी, मतलब उसको बहुत, मतलब इसके ऊपर जो है ना प्रॉपर लीगल काम होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर लीगैलिटीज। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया जिस तरह से रेमेटोलॉजिस्ट की शॉर्टेज है इस तरह से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की भी शॉर्टेज है। उसी शॉर्टेज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बीच में जो है वो कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए, लोगों को ट्रेनिंग में लाने के लिए, फैसिनेट करने के लिए, काफ़ी सारे लेवल्स के ऊपर काम हुआ, बट स्टिल हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो इवन न्यू हॉस्पिटल में हमारे पास 55 सीटें खाली पड़ी हुई हैं एनेस्थीसिया की। लोग इसका मतलब है कि लोग जो नए ज्वाइन करें वो एनेस्थीसिया में जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ताकि जॉब अवेलेबिलिटी, दैट्स अ पॉइंट, वो है अच्छी बात। अच्छा, जो आपने बात की कि जाहिर सी बात है एक लेमैन लगाएगा
उसके लगाने का तरीका क्या है, वो किस तरह इंजेक्शन लगाएगा। आप एक दाई से या आपस में इंजेक्शन, फिजियोलॉजी उसने पढ़ी नहीं, उसको बॉडी आर्गन का आइडिया नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि वो अगर स्पाइन में जा रहा है तो उसने नीडल को कितने प्रेशर से लेके जाना है, या अगर इंजेक्शन, मतलब हर चीज के पीछे पूरी साइंस है कि अगर आपने 1.5 ml का इंजेक्शन लगाना, उसकी स्पीड है कि आपने इतनी स्पीड से लगाना है, इतने टाइम में जाना चाहिए हर चीज का। फिर आपने उसके फौरन बाद मरीज का पोस्चर क्या बनाना है, आपने उसको लेटाना किस तरीके से, आपने टेबल की पोजीशन क्या रखनी है, तो हर चीज के पीछे पूरी एक साइंस मौजूद है। और एक बंदा जिसको वो पूरी चीज पता ही नहीं है, उसको सिर्फ ये लगता है, जैसे आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत सारी चीजें मैल प्रैक्टिस हो रही हैं, जिस तरह से ये अताइयों का काम चलता है, हर चीज हमारे मुल्क में। फिर एक अताइयों के बाद एक कैटेगरी वो जो दाम दरूद वाली है वो भी है, फिर उसके बाद कहीं डॉक्टर्स आते हैं और सारी चीज आते हैं। हम तो सबसे एंड पे आते हैं ना, जब सारा काम खत्म हो जाता है फिर उस वक्त डॉक्टर के पास पहुंचते हैं हम लोग। तो वो जाहिर सी बात है, उसके लिए गवर्नमेंट को भी काम करने की जरूरत है, हमें एज ए डॉक्टर अपने लेवल पे भी जहाँ जहाँ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को ब्रेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब शॉर्टेज है तो समहाउ आपको अपने साथ जो लोग मौजूद हैं, आपको किसी ना किसी तरह उनसे काम निकलवाने के लिए अपने साथ इन्वॉल्व करना पड़ता है। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको देख के सीख जाते हैं। जब वो सीख जाते हैं तो वो कहीं पे जाके मजबूत होता है, लेकिन चूंकि बेसिकली उनको बाकी चीज़ों का आइडिया नहीं होता। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, अगर हम जैसे जॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं हमेशा, आजकल हम देख रहे हैं टीनेजर्स जो मेल फीमेल हैं उनमें भी जॉइंट्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो क्या आपकी प्रैक्टिस के अंदर भी कुछ ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिनकी एज कम है, यंगस्टर हैं और वो जॉइंट पेन या गैंठिया के साथ आते हैं? अच्छा, जो गैंठिया है ना वो है ही नौजवानों में ज़्यादा होता है, वो यंगस्टर में ज़्यादा है। अच्छा। ओल्ड एज में बहुत कम होता है, ठीक है, वो बहुत रेयर होता है, कुछ जो है ना 50-60 के बाद बड़ा रेयर है, ज़्यादा वो है ही यंगस्टर में। अब उसमें दो टाइप्स हैं उसकी आर्थराइटिस की, ठीक है। एक वो होता है जो गैंठिया, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं। गैंठिया जो है ना वो वैसे ही फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जितनी भी ऑटोइम्यून हमारी डिजीज़ हैं, जितनी ये गैंठिया है, बाकी जितनी भी हैं, वो सारी ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, वो आता ही यंगस्टर्स में ज़्यादा है। लेकिन एक दूसरी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, जो घुटनों का गैंठिया है, जो उम्र के साथ साथ, ठीक, जो जोड़ होता है उसमें टूट फूट होनी शुरू हो जाती है, कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से जो होता है ना वो बेसिकली यंगस्टर में नहीं होना चाहिए, ठीक, वो ओल्ड एज में होता है। लेकिन यंगस्टर्स में भी आ रहा है, उसमें दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं, या तो उसकी अंडरलाइन कोई कॉज है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि सिंपल एज फैक्टर नहीं है, ठीक, मीन्स बाज़ का कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ जेनेटिक चीज़ें होती हैं, कुछ जेनेटिकल डिजीज़ होती हैं, उनकी वजह से भी, कंजेंटल डिजीज, उनकी वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। या आजकल 35-40 तो बड़ी कॉमन एज हो गई है फीमेल्स में, खास तौर पे फीमेल्स में 35 से 40 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रहा है। उसकी 2 से 3 वजूहत हैं। फैमिली हिस्ट्री, ये मेरी मदर को भी था, नानी को भी था, दादी को भी था, तो उनमें ज़्यादा कॉमन है। दूसरी चीज़ है कि आपकी डाइट मॉडिफिकेशंस, आपकी डाइट कैसी है। बिल्कुल कैल्शियम हम लेते नहीं हैं, ठीक है। हम मोस्टली टाइम जो मैं अपने पेशेंट से पूछता हूँ कि कैल्शियम क्यों नहीं लेते, वो कहते हैं दूध खालिश नहीं मिलता, जो मिल रहा है उसको तो पी लें, एटलीस्ट खालिश तो बहुत कुछ ही चीज़ें नहीं मिलती, तो वो दूध पीने का ये मसला ये है, ठीक है। दूध जी, चाय पी लेते हैं हम उसकी जगह, हम चाय पी लेते हैं तो वो दूध में कंसिडर हो जाता है। तो हमारी डाइट बहुत ज़्यादा उसमें डेफिशिएंट है कैल्शियम के साथ। दूसरा उसके अंदर फैक्टर है कि हमारा वेट, आप जब भी देखेंगे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो वेट के साथ है। तो 20 पेशेंट हैं, यंगस्टर में भी अगर आपको मिलेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें जरूर वेट ज़्यादा होगा, उनका BMI। हम पेशेंट को यही कहते हैं कि आप अपना वेट ना कैलकुलेट करें, आप अपना BMI जो कैलकुलेट करते हैं हाइट और एज के साथ, सॉरी उसके साथ वेट के साथ, तो जिसका BMI 24-25 से ज़्यादा को, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं जो है ना वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो थ्रू एक्सरे है, CT है, स्कैन है, या लैब इन्वेस्टिगेशन भी इसमें ज़रूरी होती है? सबसे पहली जो इन्वेस्टिगेशन है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए वो एक्सरे है। वो आपको मोर देन 70-80% चीज़ें क्लियर कर देता है, ठीक है, कि उसमें आपकी, क्योंकि बेसिकली एक्सरे बोन को बड़ा अच्छा कैप्चर करता है। बोन की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक्सरे के अंदर हमें ये आइडिया हो जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन से ग्रेड का, उसके अंदर कितना वियर एंड टियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी चीज़ें आती हैं उसमें हमें टेस्ट, मैंने आपको बताया, जैसे अगर यंगस्टर में ऑस्टियोआर्थराइटिस आएगा ना, फिर हमें ब्लड टेस्ट जरूर चाहिए होंगे, ठीक है। उसमें फिर हम देखते हैं कि कहीं उसके अंडरलाइन कोई गैंठिया तो नहीं पड़ा हुआ, उसकी वजह से ही उसका जॉइंट खराब हो गया है, कोई कंजेनिटल चीज़ें तो नहीं है, कोई आयरन ओवरलोड बात का होता है तो उसमें ये हो जाता है, हीमोक्रोमेटोसिस हम उसको कहते हैं, उसमें अक्सर ये आ जाते हैं। हम उसके लिए टेस्ट करवा लेते हैं। जो MRI है ना वो बहुत रेयरली हम करवाते हैं। MRI बहुत एडवांस स्टेजेस में, या जब हमें कोई चीज़ जो है क्लियर ना हो रही हो तब हम करवाते हैं। अदरवाइज जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट है, जैसे उसमें इंजेक्शन है, कोई उसकी सर्जरी की तरफ लेके जाना, मोस्टली 80-90% हमारे एक्सरे में चीज़ें क्लियर हो चुकी होती हैं, हम उसके ऊपर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। एक आम जो पेशेंट है वो ये समझता है, लोगों के अंदर एक मिथ पाई जाती है कि चाय पीने से भी जोड़ खराब होते हैं, तो इसमें कोई रियलिटी है?
उसमें 100% रियलिटी तो नहीं है, लेकिन कैफीन का इंटेक ज़्यादा होगा तो वो ज़रूर करता है। ठीक है, उसमें सिंपल सा है कि 2 से 3 कप से ज़्यादा अगर डेली जो रूटीन में पीते हैं, उनमें ये स्टडीज़ कहती हैं कि जो है ना कैफीन इंटेक ज़्यादा, चाय कॉफ़ी, वो आर्थराइटिस के रिस्क को बढ़ा सकती है। अदरवाइज रूटीन में जो रूटीन की चीज़ है, डेली का 1 कप पी रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इसके साथ इतना सोडियम साइट्रेट या दूध सोडे का जो कॉन्सेप्ट है, इसका भी जॉइंट जितने भी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये बेसिकली कैल्शियम डिप्लीट करते हैं बॉडी से। कैल्शियम जो है ना वो बोन से खास तौर पे वो कम करते हैं। तो वो दूध, वो ऐसी चीज़ है ना कि दूध और सोडा बीच में मिला दिया तो ना दूध रहा ना सोडा रहा, वो अजीब सी चीज़ बन गई। सेम ऐसे जैसे अक्सर पेशेंट हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मछली खा लें तल के, तो वो मछली का तो मेन मकसद ही ये था कि उसके अंदर अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो वो तल के खा लेंगे तो वो सारा कुछ मिक्सर हो जाएगा। सेम इसी तरह ये भी है, दूध सोडा हम अवॉइड करवाते हैं पेशेंट को। क्योंकि मेरे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट अक्सर आके पूछते हैं कि सर दूध सोडे का बेनिफिट क्या? मैं कहता तो सिर्फ ठंडा होता है। दूध सोडे का बेनिफिट दूध सोडे वाले को है। आपको कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, सी सेक्शन की तो हमने बात कर ली, अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात हो या डिफरेंट सर्जरीज के अंदर एनेस्थीसिया का जो रोल होता है वो हर सर्जरी का अलग अलग होता है, या आप लोगों को एक सर्जन बताते हैं कि कितने टाइम के लिए मुझे इस बंदे की सर्जरी करनी है और एनेस्थीसिया जो है वो उतने देर के लिए देना है? ये पेशेंट टू पेशेंट भी चीज़ वेरी करती है, सर्जरी टू सर्जरी भी वेरी करती है। ठीक है, टाइप ऑफ सर्जरी क्या है, कितनी देर की है, सब चीज़ें। फिर पेशेंट की कंडीशन क्या है, मरीज़ आपका किस हालत में आया है। जैसे हमारे पास जो मरीज़ है उसको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई बीमारी तो नहीं है जिसके लिए वो पहले से दवाइयाँ ले रहा है, दिल का मसला, दमे का मसला, सिगरेट पीता रहा है, उसके फेफड़े ठीक हैं या नहीं हैं। तो एनेस्थीसिया का रोल आप इस तरह से समझ लें जैसे माँ एक बच्चे का ख्याल रखती है, बिल्कुल ऐसे तो एनेस्थीसिया का रोल उस तरह से है। बिल्कुल, अगर मैं आम सादा जुबान में समझाऊं तो जिस तरह से माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है कि उसने उसको किस टाइम पे खिलाना है, किस टाइम पे कौन सी चीज़ उसको मना करनी है, कौन सी चीज़ उसके लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ नहीं है। तो एनेस्थीसिया वाले का जो रोल शुरू हो जाता है वो सर्जरी से बहुत पहले शुरू हो जाता है। हम उसको कहते हैं प्री ऑप असेसमेंट। प्री ऑप का मतलब है कि ऑपरेशन से पहले। ठीक है, ऑपरेशन से पहले जब सर्जन ने आपको डिसाइड कर लिया, किसी भी बेशक वो गवर्नमेंट सेटअप है या वो प्राइवेट सेटअप है, जब सर्जन ने डिसाइड कर लिया कि मैंने इस मरीज की ये सर्जरी करनी है, फलाने दिन पे करनी है, तो फिर आपको वो रेफर करता है मरीज को एनेस्थीसिया वाले के पास। वो कहता है कि आप बेहोशी वाले डॉक्टर के पास जाएं और आप उनसे मशवरा लें। वो फिर आपको बताएंगे कि आपको कौन सी, अब बेहोशी की भी आपको पता है बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया जिसमें पूरा बेहोश करते हैं हम, रीजनल एनेस्थीसिया, फिर अब हम लोग उससे रीजनल से भी आगे, मतलब जिसमें सिर्फ लोगों को शायद कमर में टीके का पता है, लेकिन रीजनल से भी आगे अब आइसोलेटेड पेन एरियाज के ऊपर आ गए। सिर्फ अगर अंगूठे की सर्जरी है तो सिर्फ अंगूठा सुन्न होगा। बिल्कुल, तो फिर वो मरीज़ हमारे पास आता है। जब वो मरीज़ हमारे पास आता है फिर हम एक पूरा प्लान, जैसे मैपिंग करनी है, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, उससे पहले पूरा एक डिस्कशन प्लान होता है मरीज़ के साथ। हम पूरी चीज़ें देखते हैं, उसकी पहले क्या क्या मसले चल रहे हैं, दवाइयाँ कौन कौन सी चल रही हैं, कौन सी दवाइयाँ उसकी बेहोशी के साथ जो हैं वो इंटरफेयर कर सकती हैं, कौन सी हमने बंद करनी है, कौन सी हमने जारी रखनी है, खाना किस वक्त खाना है, कब बंद करना है, कौन सी, और वो सारी चीज़ें फिर पेशेंट के साथ डिस्कस होकर पूरा एक प्लान बनाया जाता है। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब से मजीद बातें जानेंगे, और चूंकि हमारे साथ रेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ इस्लाम भी मौजूद हैं तो उनसे भी हम आपके जॉइंट से मुतल्लिका और मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने एनेस्थीसिया के ऊपर बात की और इसी तरह रेमेटोलॉजी के अंदर हमने जॉइंट पेन के ऊपर, काजेज ऑफ जॉइंट पेन के ऊपर बात की। अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आए हैं। ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो बात ये करें कि वो सवालों जवाब जो लोग सुनना चाहते हैं या वो नॉलेज लेना चाहते हैं, डिफरेंट तरह की आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हर तरह के, जैसे कि आजकल AI का दौर है, IT का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, आप जहाँ पे लेना चाहें आपको मिल जाती है। लेकिन हम अपने हेल्थ स्पेशल शो के अंदर कोशिश ये करते हैं कि अपने एक्सपर्ट को बुलाते हैं और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं, ताकि आपकी जितनी भी मिथ्स होती हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, कोशिश हम ये करते हैं कि उनको दूर करके आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चूँकि जॉइंट के ऊपर ही बात कर रहे हैं, आजकल क्लिनिकल ट्रायल में हम देख रहे हैं कि लोग जो है ना वो शोल्डर पेन के साथ बड़े रिपोर्ट होते हैं, कंधा जाम हो गया, कुछ लोग कहते हैं मेरा कंधा उतर गया, वो फिर डिफरेंट किस्म के अताइयों के पास जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, वो कहते हैं जी 2 दफ़ा घुमाया और कंधा चढ़ गया। इसमें रियलिटी क्या है सर, कंधा उतरने चढ़ने में? अच्छा, कंधा जो जाम होना है वो एक डिफरेंट चीज़ है, और जो डिसलोकेट होना है वो डिफरेंट चीज़ है। अब जो कंधा जाम होना है ना, उसमें सबसे जो बड़ी उसकी वजह है वो है शुगर।
ठीक शुगर है। के मरीजों में बड़ा कॉमन ये होता है। ठीक है। ठीक है, और इसलिए जब भी हमारे पास कोई ऐसा मरीज आता है जो कहता है जी कंधा उठाने में मुश्किल हो रही है, बाजू ऊपर नहीं हो रहा, कपड़े बदलने में हमें मुश्किल होती है, फीमेल्स हैं खासतौर पे वो कहते हैं कंघी करने में मुश्किल हो जाती है, ठीक। तो उनमें हम सबसे पहले उनसे जो सवाल पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि आपको शुगर तो नहीं है, और अगर शुगर उनको नहीं पता तो हम उसका सबसे पहले शुगर का टेस्ट करवाते हैं या शुगर चेक करवाते हैं। ठीक। उनमें ये बड़ा कॉमन होता है क्योंकि उसमें स्वेलिंग हो जाती है जो अंदर उसके पट्टे होते हैं उनके अंदर, और वो जो कंधा जाम होना है वो ज़्यादातर शुगर की वजह से, या बाज़ बात कोई बहुत ज़्यादा ऑड पोस्चर जो हमारे होते हैं, एक्सट्रीम रेंज ऑफ मूवमेंट, या अक्सर सर्जरी के बाद होता है। ठीक। सर्जरी हुई उसके बाद पेशेंट जो है ना अक्सर वो 2-3 हफ्ते जो है ना वो मूवमेंट अपनी नहीं करते, और उसकी वजह से जो कंधा जो है ना वो एक जगह स्टैटिक रह रहा है कि वो उसके ऊपर उसके सोज आ जाती है। या फिर ये होता है कि कभी अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हम गिरे थे और उसके बाद से क्योंकि दर्द होती है फिर हमने कहा कि ये इसको ज़रा सहारा दे के रखें, तेल रेस्ट लगा पे लें, रखें, सेक दे हाँ, दें, सेक जो दें और इसको different modalities। रेस्ट पे रखें, तो उनमें ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें कंधा जाम हो जाए। अब ये जो डिसलोकेट होने वाला है उसमें जो हमारे रोमेटोलॉजी के अंदर है, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो कंधा डिसलोकेट होना है ना ये ज़्यादा ऑर्थो में आ जाता है। ठीक है, ये आवाम को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आके हमारी फील्ड जो है ना वो ज़रा अलग अलग होती हैं, क्योंकि ये जो कंधा डिसलोकेट होता है ना वो ज़्यादा ऑर्थो रिलेटेड है, लेकिन उसमें जो हमारा रोमेटोलॉजिकल जो उसमें चीज़ें आती हैं ना उनमें ज़्यादा जो आता है वो है जो हमारे ये कंजेंटल डिजीज होती हैं, ठीक। जिनमें जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक। ठीक है, वो बहुत कंजेंटल्स हैं, वो आम आवाम को बहुत ज़्यादा हमें समझाने की जरूरत नहीं है उसमें क्या होता है कि क्योंकि उनकी जो एक्सट्रीम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कर रहा हूँ, इससे ऊपर मैं अपना कंधा नहीं लेके जा सकता। ठीक। कुछ लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना जो जॉइंट होता है ना वो बहुत एक्सट्रीम रेंज में मूव कर सकते हैं। ये ठीक। कंजेंटली होता है, ये नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक। उसमें क्या होता है क्योंकि उनको वो पता नहीं चलता तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेंज पे मूव करते हैं, तो वहाँ पे उनके बार बार डिसलोकेट होता है और उनका खुद ठीक भी हो जाता है। ठीक। लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो ये फिर है ऑर्थो रिलेटेड। ठीक। और जो कंधा चढ़ाने वाला है वो अपने आप को ऑर्थोपेडिक ही कह रहा होता है, वो बेसिकली देसी किस्म का ऑर्थोपेडिक है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जॉइंट पेन मैनेजमेंट के साथ जिस तरह हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो रेमाटोलॉजी में जैसे आप ट्रीटमेंट लिखते हैं तो साथ में फिजियोथेरेपी का रोल भी आपकी फील्ड के साथ अटैच होता है या वो ज़्यादातर आर्थोपेडिक के साथ अटैच? नहीं, दोनों में है। फिजियोथेरेपी का रोल ऑर्थो वालों के साथ भी है और हमारे साथ भी, क्योंकि ये दोनों के साथ साइड बाय साइड चल रही है फिजियोथेरेपी। क्योंकि जितने भी जो है ना ये मस्कुलर डिजीज़ हैं, जॉइंट की हैं, मसल डिजीज़ हैं, उनमें और फिजियो के बगैर चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं होती। ठीक। मोस्टली पेशेंट है जैसे बैक एक है, ठीक है, ओल्ड एज में आ जाती है, ठीक है, उसमें मसल स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है, इसी तरह ये फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है, उसमें अगर मेडिसिन से ट्रीट करना तो खाली मेडिसिन इसको क्या करे, मेडिसिन सिर्फ जस्ट ये करिए कि पेन रिलीफ कर रही ठीक है, वो सिर्फ आपके ब्रेन को, बॉडी को ये पेन परसीव नहीं होने दे रही कि जी पेन को जो है ना वो ब्रेन को पता ना चले कि जी पेन है, उसको जो सेल्स हैं उनको जो फाइबर्स होते हैं उनको सुला देती है कि जी पेन फील ना हो। अदरवाइज उसको हम सादा लफ्जों में मरीज को कहते हैं भाई आपने कंधा खोलना है, अपना ये जुड़ा हुआ है इसको खोलना है। खोलने के लिए दो ही तरीके हैं, एक या तो वो खुद एक्सरसाइज करेगा जो वो खुद नहीं कर सकता। अक्सर मरीज मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वो उनकी ऐसे उधर खुल जाना है फिजियो वाले को, सानू आप ही तो 2-4 एक्सरसाइज दस दो, ठीक है, ये मेरी डोमेन में उनको ये समझाता हूँ कि ये मेरी बेसिकली डोमेन नहीं है, मैं भी आपको 1 या 2 एक्सरसाइज बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं भी नहीं समझा सकता, क्योंकि जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है ना वो आपको ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से गाइड करेगा, प्लस वो साथ नोटिस कर रहा होता है कि ये इस एंगल पे सही मूवमेंट कर रहा है, इसको हमने इस एंगल पे रखना है, कितने दिन की हमने प्लान करना है, और वो उन चीज़ों के साथ है। तो हम मोस्टली जितने जो बैक के कंधे के दर्द, खासतौर पर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नेक पेन है, इनमें फिजियो का बड़ा अच्छा रोल होता है। और मैं अपने पेशेंट को हमेशा बार बार ये कहता हूँ कि आप मेडिसिन के साथ साथ फिजियो ज़रूर करवाएं, क्योंकि आपको 50% मेडिसिन ने ठीक करना है और 50% आपको फिजियो ने ठीक करना है। ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात ये करें कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस भी होते हैं जिनकी बार बार सर्जरी जो है ना वो रोक दी जाती है, कि इनके सांस का इशू है या कोई ऐसी पिल्स लेते हैं, नींद की दवाइयाँ खाते हैं, एनेस्थीसिया वाले उनको टाइटल कैसे करते हैं? अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट आपने ये बात पूछी है। ठीक है, हमारे पास जो जनरल पॉपुलेशन में लोग आते हैं, अब क्योंकि हमारे यूजुअली रूटीन में आपको पता है हर तीसरे बंदे को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। अब हमारे पास कोई भी मरीज़ सिवाय जो यंग एज ग्रुप के लोग हैं वही आते हैं जिनको हमारी ना क्लासिफिकेशन होती है, आम लोगों को तो वो समझ नहीं आएगी। जैसे रिस्क क्लासिफिकेशन हर डोमेन की, हर ग्रुप की होती है, हमारी भी होती है। उसमें हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि ये वाला पेशेंट इतने रिस्क फैक्टर पे फॉल करता है, उस हिसाब से फिर हम अपना प्लान टेलर करते हैं। जैसे आपने पूछा कि जो इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आ सकते हैं, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि एनेस्थीसिया ने इतना एडवांस हो गया। जैसे मैंने आपको बताया जिस हिस्से का ऑपरेशन है सिर्फ उसको सुन कर लिया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लिविंग इन 2024
और विद द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड एवरीथिंग, अब इस तरह के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके फेफड़े बिल्कुल ख़राब हुए हैं या एक फेफड़ा जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो चुका है या सिंगल किडनी के ऊपर है या हार्ट जो है सिर्फ 20% काम कर रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है उनका कोई पहले दिल का अटैक हुआ है और उसके बाद सिर्फ 20% रह गई है, और उसके बाद क्योंकि देखिए सर्जरी एक ऐसी चीज़ है वो कभी कोई एमरजेंसी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक जैसे आपने बताया कि जॉइंट रिप्लेसमेंट है कुछ, ये वो चीज़ें हैं जो कि आप प्लान करके डिसाइड करके अच्छा पेशेंट की मर्जी है वो भी करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता, बट कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जैसे पेंडेक्टमी है, जैसे इन आंतड़ियों में कोई सोजिश आ गई है या खुदा ना ख्वास्ता कोई कैंसर है, इस तरह की सर्जरीज हैं जिनमें हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, जिनमें आपने उस मरीज को आप बेहोशी देंगे, उसकी जान बचाने के लिए आपने बेहोशी भी देनी है और आपने ऑपरेशन भी करना है, और उसके साथ अगर उसको ये ढेर सारे मसाइल हैं तो उस हिसाब से फिर आपने अपना बेहोशी का प्लान भी बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास रीजनल में पेरिफेरल पेन ब्लॉक्स हैं, ठीक है, आइसोलेटेड पेन ब्लॉक्स हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पास अब जनरल एनेस्थीसिया को बाईपास करने के अलावा और उसके अलावा ड्रग्स, बहुत ज़्यादा दवाइयों में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी हुई है, बहुत सारी वो दवाइयाँ आ गई हैं जो कि दिमाग पे उस तरह से असर नहीं करती, दिल पे उस तरह से असर नहीं करती, तो फिर जो इस तरह के मरीज़ होते हैं हम फिर उनका पूरा वो बहुत चैलेंजिंग होता है हमारे लिए, क्योंकि हमने हर फिजियोलॉजी को साथ लेके चलना है, जो सर्जरी के चैलेंजेस हैं उसको भी लेके चलना है, और मरीज़ को हमने थ्रू आउट द सर्जरी सेफ लेके उसको वापस उसके घर तक भी सही सलामत पहुंचाना है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ सर्जरी हो जाए, बिकॉज सर्जरी तो सर्जन कर लेगा पर जब तक मरीज होश में नहीं आएगा वो सर्जरी की कामयाबी कंसीडर ही नहीं होगी। ठीक है ना। एनेस्थीसिया का रोल यानी ऑपरेशन थिएटर से निकल के जब तक पेशेंट रिकवरी में नहीं प्रॉपर जाता, बिल्कुल तब तक वो एंगेज रहती है। यस, अब क्योंकि एनेस्थीसिया का बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है दैट इज पेन मैनेजमेंट, तो जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हैं, मेजर कैंसर सर्जरीज हैं, जितनी भी इस तरह की सर्जरीज हैं उनके अंदर अब हम लोग पेन का जो प्लान होता है वो एनेस्थीसिया की तरफ से ही होता है। बाद में ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के भी मरीज के अगले 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में जो दर्द कंट्रोल करनी है जो ऑपरेशन के फौरन बाद होती है, या सी सेक्शन में भी मरीज को जैसे होश आता है या जो सुन किया होता है नीचे वाला हिस्सा, जब वो वापस अपनी सेंसेस में आना शुरू होता है तो दर्द होती है, उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए फिर इंजेक्शंस भी हैं, फिर लोकल ब्लॉक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एनेस्थीसिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एडवांस कर चुका हुआ है और हम लोग उस इरा में रह रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है। वो लकी कि अब आई वुड से कि देयर इज़ नथिंग। पहले एक ज़माना होता था जब ये कहते थे इस मरीज़ को बेहोशी नहीं दी जा सकती, अब ये चीज़ ऑब्सोलीट हो चुकी है। वो कहते हैं देयर इज़ नथिंग लाइक दिस के जिसको आप एनेस्थेटाइज ना कर सकें। आपने चीज़ों को प्लान आउट करना है, आपने उस हिसाब से दवाई कम ज़्यादा करनी है, बट यू हैव टू ऑफर एनेस्थीसिया टू एवरी पर्सन जो भी प्रॉब्लम है। तो ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सो मेनी थिंग्स विद अस। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये हम देखते हैं कि पेन फ्री उन्होंने लिखा होता है कि डिलीवरी हो रही होती है, तो पेन फ्री डिलीवरी में एनेस्थीसिया का रोल कितना होता है? पेन फ्री डिलीवरी इज ऑल अबाउट एनेस्थीसिया, देयर इज नो रोल ऑफ सर्जन इन दैट। ठीक है, उसमें टोटली एनेस्थेटिस्ट का रोल है, उसने आपकी पेन ब्लॉक करनी है। ठीक है, आपने सुना है जैसे आप लोगों ने कमर में टीका सुना है, इसी तरह से कमर में एक कैथेटर डालते हैं, उसको एपिड्यूरल कहते हैं। अभी काफ़ी जगहों पर अब तो आप लोगों को भी पता है, काफ़ी सारी खवातीन आती हैं वो खुद कहती हैं मैंने एपिड्यूरल लगवाना है, लेबर एपिड्यूरल, तो उसको हम लेबर एपिड्यूरल कहते हैं। वो एक तरह से बारीक सा कैथेटर होता है जो हम कमर में रख देते हैं सुई के ज़रिए, जैसे हम सी सेक्शन के लिए लगाते हैं उसी तरह से, और उसके थ्रू हम एक दवाई देते हैं और उस दवाई की मिकदार हम कंट्रोल करते हैं। जैसे जैसे पेशेंट की पेन की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होती है, हमने उसके साथ एक कंट्रोल सिरिंज पंप लगाया होता है, उस हिसाब से हम दवाई कितनी चाहिए। देखिए हर मरीज का पेन थ्रेशोल्ड भी डिफरेंट है, मेरा और आपका पेन थ्रेशोल्ड सेम नहीं है, हो सकता है मेरी बर्दाश्त ज़्यादा हो आपकी कम हो, फिर उस हिसाब से हर मरीज के हिसाब से फिर आपको दवाई कम ज़्यादा करके, तो वो जो पेनलेस डिलीवरी है आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप सबको ये बात आम नोमेनक्लेचर में सबको ही पता है कि एक खातून को जिस वक्त डिलीवरी होती है उस वक्त ऑलमोस्ट कोई 50 से 100 हड्डियां टूटने के बराबर की दर्द होती है, और अब अगर आप वो प्रोसेस को आसान कर देते हैं तो उसमें मदर कितनी कंफर्टेबल हो जाती है, उसके बाद जो जितनी एक्टिव और हैप्पी मदर होएगी ना वो उतना अच्छा अपने बेबी को बाद में इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी केटर कर सकेगी। तो पेन फ्री होना एक माँ का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो खुद अजियत और तकलीफ में होगी तो वो इमीडिएटली ना अपने बच्चे को संभाल सकती है ना अपने आप को संभाल सकती है, और वो पूरी फैमिली पे बर्डन भी है ना फिर। तो वो पेन फ्री जो हमने किया है, जो एनेस्थीसिया ने पेन फ्री वर्ल्ड क्रिएट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसका फायदा ना सिर्फ उस एक औरत को हो रहा है जो कि माँ बन रही है, उसके बच्चे को हो रहा है, उसकी पूरी फैमिली को हो रहा है। बिकॉज अदरवाइज अगर वो 10 दिन के लिए बिस्तर पे पड़ गई है, जैसे कि पहले होता था कि ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन हुआ, 40 दिन के लिए बिस्तर से नहीं उठना। अब आप देखते हैं कि हम सी सेक्शन करते हैं, शाम को हम मरीज को चला रहे होते हैं,
और अगले दिन अब हम डिस्चार्ज कर देते हैं. जी, ठीक सो हो दिस इज द वंडर ऑफ एनेस्थीसिया. जी डॉक्टर साहब तो एनेस्थीसिया को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर रही हैं कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं. अच्छा सर, सी सेक्शन में जो लो बैक पेन होता है, तो रेमाटोलॉजी में उस पेन को हम कैसे टाइटल करेंगे? जैसे पहले डॉक्टर साहिबा ने एक बात की थी कि हमारे जो फीमेल्स में खासतौर पे ये सेक्शन के बाद पेन्स होती है ना, उनमें थोड़ा बहुत रोल उसकी जो एनाटमी डिस्टर्ब होती है उसके साथ थोड़ा बहुत उसका रोल होता है, क्योंकि वो लिगामेंट्स बड़े लूज होते हैं और बोन्स उसके ऊपर एक थोड़ा बहुत उसकी एक फ्रैक्शन ऑफ जो है ना पेन होती है. लेकिन जो ज़्यादा पेन है ना वो वही सेम दोबारा बात वहीं पे आ जाती है, वो कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसीज है. मेन जो पेन्स होती है ना यंग फीमेल्स में है, क्योंकि यंग फीमेल में जब भी बैक एक और इस तरह की चीज़ आएगी तो मोस्टली ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हमें ये ज़्यादा होता है कि कैल्शियम या विटामिन डी डेफिशिएंसी है. हमने पहले उसको ये भी तो हो सकता है ना कि 80% जो फीमेल है वो तकरीबन अपना जो आयरन डेफिशिएंट है, आयरन डेफिशिएंसी उसमें भी है. सिर्फ एक चीज़ जो हमारे रोमेटोलॉजी में सबसे कंसर्निंग बात है ना वो ये होती है कि यंग जो फीमेल्स या मेल्स, ज़्यादातर फीमेल्स में उनमें अगर बैक एक आ गई, और वो भी ख़ास तौर पे मैं अपने नाजरीन के लिए बताना चाहूँगा कि अगर ख़ास तौर पे अगर आपको लगता है कि आपको सुबह उठ के पेन ज़्यादा होती है, क्योंकि मोस्टली जो कमर की दर्द होती है वो होता है कि काम किया तो उससे ज़्यादा हो गई है, ठीक है, या शाम तक जो है ना काम शाम घर का करने के बाद आपको लगता है कि दर्द ज़्यादा हुई है और उसके बाद लेटते हैं रेस्ट करते हैं तो बेहतर होती है. लेकिन एक पेन होती है इसके बिल्कुल अपोजिट होती है कि मरीज़ आके कहता है कि मैं जब तक चलता फिरता रहूँ या चलती फिरती रहूँ तब तक मुझे दर्द कमर की बिल्कुल फील भी नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं जो है ना वो सुबह के टाइम उठता हूँ या लेट जाता हूँ या लेटती हूँ और उसके बाद जब मैं उठता हूँ ना तो उस टाइम मेरी कमर शदीद दर्द कर रही होती है, बिल्कुल अकड़ी होती है, मेरे से झुका नहीं जा रहा होता. सुबह के टाइम ज़्यादा होती है, रात को करवट लेने में मुश्किल हो रही है. ये जो पेन होते हैं ये बेसिकली सेम, इसको हम कहते हैं कि मोरों का गैंठिया, कमर का जो गैंठिया होता है ये उसके फीचर्स हो सकते हैं. ये हमें ज़रूर उसमें रूल आउट करना होता है. अगर ये चीज़ें हमें पेशेंट में नहीं मिलती तो हम ज़्यादातर ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि ये मोस्ट लाइकली जो है ना कैल्शियम या विटामिन डी डेफिशिएंसी या वो पोस्चर रिलेटेड चेंजेस हैं, और उसमें फिजियो और इससे बड़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं. ठीक हो गया. अच्छा सर, डिफरेंट हम फंक्शंस में जाते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स की गैदरिंग में जाते हैं, गाला डिनर्स, डिफरेंट इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे हम ऐसी डॉक्टर्स भी, हमारी कॉलीग्स भी मिलती हैं और डिफरेंट और गेस्ट भी मिलते हैं जिनको ना हील के अंदर पेन रहता है. अब क्या ये वो अपना जो शूज़ का इस्तेमाल है, जूतों का इस्तेमाल है, उससे भी इसका इफेक्ट होता है, या वैसे कोई हड्डियों की बीमारी है कि लोगों की एडी में दर्द रहना? अच्छा, एडी में दर्द में फिर वो ये है कि हर चीज़ में ना बहुत सारी वजूहत आती हैं, ठीक है. उसमें बड़ी कॉमन सी जो होती है ना, जो सबसे पहले हमें देखना होता है वो फ्लैट फुट होता है. अक्सर लोगों का ना वो नीचे आर्च नहीं बनती जो फुट के नीचे होती है, बिल्कुल फ्लैट होता है जो बिल्कुल नीचे साथ फर्श के साथ लग जाता है. उनमें ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपरली उसकी एक आर्च नहीं बन रही होती, तो उनमें ज़्यादा ये जो एडी के दर्द, नीचे पंजे का दर्द जो होता है ना उनमें ज़्यादा होता है. खासतौर पे अगर वो हील वाला जूता जो कुछ ऐसा पहनेंगे उनमें ज़्यादा ये दर्द जो है ना वो बढ़ जाएगा. ठीक. फिर कुछ बाज़ का ये होता है कि एक होता है वो जो जिसको हम कहते हैं प्लांटर फेशाइटिस, बड़ा कॉमन है. उसमें होता है कि जो एडी है और नीचे जो पैर का पंजा होता है उसके नीचे बिल्कुल एक छोटा टिश्यू पेपर लाइक एक छोटी सी थिन सी लेयर होती है, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, या फिर उसके अंदर जो विद एज या विद जो है ना अक्सर लोग ट्रॉमा की वजह से उनमें वियर एंड टियर आ जाती है, उसकी वजह से पेन होती है. और ये खासतौर पे उन लोगों में होता है जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वर्किंग वुमेन जो होती हैं, ठीक है, या ये जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिनका फील्ड वर्क होता है, उनमें ये बड़ा कॉमन होता है. उनमें हम ये एडवाइस करते हैं कि एक तो बड़ा सॉफ्ट शूज़ होने चाहिए, ठीक है, उसके नीचे जो उसका सोल है वो बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए. प्लस हम उनको कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बता सकते हैं, हम उनको गाइड करते हैं कि ये करें, और उसके बाद देखते हैं अगर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो अदरवाइज हम हील के अंदर ना एक इंजेक्शन लगा देते हैं. ठीक है, उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं. फिर इसके अलावा जो है ना हील पेन और फुट पेन जो है ना उसमें गैंठिया इटसेल्फ जो है उसकी पेन जो है ना वो अक्सर हील में भी हो जाती है. एंकल जो अक्सर पेशेंट एंकल को हील में कंसिडर कर लेते हैं. फिर पंजे में अक्सर दर्द होती है. और चौथी चीज़ जो बड़ी कॉमन है वो है ये जो यूरिक एसिड है. ठीक है, यूरिक एसिड जब बढ़ता है उसमें अंगूठे में दर्द, बाज़ को नीचे पैर के पंजे में दर्द हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इतना कॉमन हम उसको नहीं कंसिडर करते जब तक कि किसी जोड़ में सोजिश ना आ जाए. ठीक है, तो फीमेल्स मोस्टली बड़ी आग कहती हैं कि जी वो पैर में या कहीं दर्द है तो वो जो यूरिक एसिड बढ़ा होगा, लेकिन फीमेल में बड़ा कम होता है यूरिक एसिड, बल्कि ना होने के बराबर है. मेल में बड़ा कॉमन है, तो हम मेल में ज़्यादा चीज़ें ये कंसिडर कर रहे होते हैं. अच्छा सर, ऐसे पेशेंट भी हमने देखी हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पे जाके हमारे साथ बात भी करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट भी होते हैं. वो कहते हैं जी मेरे जॉइंट से ना आवाज़ें आती हैं लेकिन न कोई दर्द नहीं होता किसी तरह का. जब मैं उठता बैठता हूँ या वैसे चढ़ूँ तो मुझे इसमें ना हर तरह के जॉइंट से पेन, इसमें आवाज़ें निकलती हैं लेकिन दर्द नहीं है, बीमारी भी कोई नहीं. तो एज ए कंसल्टेंट रेमाटोलॉजिस्ट ये क्या है? ये पेशेंट बहुत ज़्यादा आगे कहते हैं, मतलब वो आए किसी और कंप्लेंट के साथ होते हैं, मतलब पट्टों में खिंचाव, कमर में दर्द, तो वो अक्सर कह देते हैं कि डॉक्टर साहब हम नीचे बैठ के खड़े होते हैं ना, हमारे घुटनों में से आवाज़ आती है. तो मैं उनको बड़ा सिंपल सा आंसर देता हूँ कि वो मेरे भी आती है. तो मुझे भी बताइएगा उसका क्या करना क्या है. इसलिए ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल फिनोमेना है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है. तो जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को ये आदत होती है ये पटाखे निकालने की,
जस्ट यही मैकेनिज्म नीचे भी है हमारा, ठीक है। वो बेसिकली छोटा सा उसमें से एयर बबल होता है जो कि निकलता है और वो आप एक साउंड प्रोड्यूस करता है। इसलिए जब एक दफ़ा ये निकालते हैं उसके बाद तकरीबन 30-40 मिनट्स में दोबारा नहीं होता, फिर उसके बाद दोबारा हमें करना होता है, क्योंकि ये बोन पेन नहीं है, बोन की वो उसके आपस में रगड़ खाने से भी नहीं होती, ये नॉर्मली है। बहुत ज़्यादा हर चीज़ जो है ना वो एक हद से ज़्यादा जब बढ़ती है तो वो नुकसानदेह है, लेकिन ये अगर ये रूटीन में आम लोगों के अक्सर किसी को आता रहता है उसमें कुछ नहीं होता। हाँ, अगर जोड़ों में दर्दें साथ शुरू हो जाएं फिर हम उनको कहते हैं कि ये फिर कंसिडर करने वाली चीज़ है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा, फिर इसी चीज़ हमारी एक डिस्कशन स्टार्ट हुई है तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो हम अक्सर करते रहते हैं इससे हमारे जोड़ों में तो नहीं होगा। इसमें जितनी भी अभी तक स्टडीज़ हो चुकी हैं वो कहते हैं कि इससे कोई बहुत ज़्यादा जो है ना जोड़ों पे असर नहीं आता, ना इससे जोड़ों की कोई बीमारी होती है, ना इससे जोड़ ख़राब होते हैं। लेकिन ज़ाहिर एक चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है तो उसको करने का भी हमें कोई ऐसा एज भी कोई नहीं है। ठीक है, ये एक हैबिट बनी होती है। हैबिट बनी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट हमारे पास 1-1.5 मिनट है जी। आजकल आपको पता है कि एस्थेटिक का भी दौर चल रहा है। एस्थेटिक में एनेस्थीसिया का कोई रोल है? जैसे पीआरपी वो कहते हैं पेनलेस पीआरपी करवा लें। बिल्कुल, अगेन वही बात है, जहाँ पे भी दर्द का जिक्र आ जाएगा वहाँ पे भी होशी वाले का तो आएगा ही, उनका लाजमी होगा बिलाशुबा क्योंकि जहाँ पे भी दर्द खत्म करनी है वो फिर एनेस्थीसिया वाले के बगैर तो नहीं हो सकती। ठीक हो सके। अच्छा, एनेस्थीसिया की जो स्पेशलाइजेशन होती है ये सेम इसी तरह जिस तरह हम लोग जो है ना एफसीपीएस है, एमसीपीएस है, या कोई लोग एमडी में चले जाते हैं, तो इस क्राइटेरिया में आप पब्लिक के नाम क्या पैगाम देंगी उन मेडिकल की जो स्टूडेंट्स होंगी कि वो एनेस्थीसिया के रोल को अपना के जो शॉर्टेज है हमारे मुल्क में उसको कैसे पूरा करें? शॉर्टेज को पूरा करने के लिए तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी, एक तो उनको खुशखबरी ये देना कि जॉब्स अवेलेबल है आपके लिए। हाँ, जॉब देखिए, अब गवर्नमेंट ने इस टाइम पे हमारे पास काफ़ी सारे एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से लोगों ने, मतलब आई वुड से कि बहुत सारे लोग होते हैं जो दिमाग में ये बना लेते हैं कि बस अगर एमबीबीएस नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं बने तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब जैसे हम दुनिया जैसे एडवांस हो रही है तो बहुत सारी नई डोमेन्स डेवलप हो रही हैं। जैसे अब एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से एक आप लोगों को पता होगा, जिस तरह से आई टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से भी एक कोर्स जो है वो हमारे मुल्क में प्रिडोमिनेंटली चल रहा है, तो बहुत सारे लोग वो कर सकते हैं, उसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। उसके अलावा आप लोग जो एमबीबीएस करने के बाद जो एनेस्थीसिया में आना चाहते हैं, दे कैन डू एमसीपीएस, एफसीपीएस, एमडी, एमएस, और उसके अलावा डीएबी कर सकते हैं डिप्लोमा, जो कि यूएचएस भी ऑफर करती है, और उसके अलावा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है। तो डेफिनेटली वी नीड अ लॉट ऑफ एनेस्थेटिस्ट ऑन बोर्ड, एंड आई वुड रिकमेंड एवरीबडी के इट्स अ वेरी अपराइजिंग फील्ड, और जब आप आएंगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी एडवांसमेंट है, और आप डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, तो आपको मज़ा आएगा। एंड आई वुड रिकमेंड एवरीबडी हूसोएवर वांट्स टू ज्वाइन, दे आर वेलकम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आखिरी मिनट है हमारे पास, जॉइंट को हेल्थी रखने का फार्मूला पब्लिक के लिए क्या है? पब्लिक के लिए बस 2 से 3 बातें होंगी। एक तो सबसे पहले जो है ना वो जॉइंट्स के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो है वॉक एक्सरसाइज। हम मोस्टली वॉक एक्सरसाइज कम करते हैं, हम हर चीज़ हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चीज़ें जानना शुरू हो गई हैं, तो डेली अपनी जो है ना रूटीन वॉक की या एक्सरसाइज की, योगा, जिम, जो भी मतलब जिसको कंफर्टेबल लगता है वो अपने हिसाब से उसको करें। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो वेट रिडक्शन है। जितना वेट बढ़ता जाएगा उतनी चीज़ें जॉइंट्स पे, खासतौर पे जो घुटनों का जो है जोड़ है ना उन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, कमर के जो है मोरे हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर आता है, उन पे ज़्यादा मसले आते हैं। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि एक तो वेट रिडक्शन अपनी करनी है, फिर डाइट जो है ना हमारी मॉडिफाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा आजकल जो मेजर पोर्शन है वो जंक फूड पे आ गया। हम ज़्यादातर बर्गर, पास्ता, शास्ता, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जितनी मैदे से बनी हुई चीज़ें ना वो हम खा रहे होते हैं, जो कि ज़्यादातर हमारे कार्ब्स फॉर्म में है और वो वज़न बढ़ा रही होती हैं। इसके अलावा जो है ना वो अपनी अननेसेसरी, एक जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि गैर ज़रूरी एक तो नेट से पढ़ के या इधर उधर से सुना के जो है ना वो मेडिकेशन ना लिया करें, क्योंकि जोड़ जो है ना वो कभी देखे बगैर नहीं आइडिया होता कि वो किस तरह का है। मोस्टली पेशेंट जो है ना वो ये पूछ रहे होते हैं कि अच्छा जी हमें ये हुआ है, तो काइंडली उस पर ना मैसेज पे या फ़ोन पे बता दें। चीज़ें जो जोड़ है ना वो एक दफ़ा जब तक उसका मुआयना ना हो तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होती। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब। टेक होम मैसेज देना सिर्फ। बात ख़त्म करने से पहले मैं सिर्फ आम लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप सर्जरी के लिए सर्जन को ढूंढते हैं और जाके मार्केट में सर्च करते हैं कि आपको अच्छा सर्जन मिले, तो जहाँ पे भी आप सर्जरी करवाने जाएं उससे एक दफ़ा ये ज़रूर पूछिए कि आपको बेहोशी देने वाला कौन है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ज़ैनब यूनुस हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर आसिफ इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने देखा कि प्रोग्राम में हमने कंप्लीट डिस्कशन की और कोशिश की कि जो भी सवाल जवाब आप पूछना चाहते हो हमने डॉक्टर साहबान से वही किए और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश की। मुझे, मेरे गेस्टों को, मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, हमारी आवाज़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।